हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12 में फिजिक्स के लिए रहेगा, जिसमें खास करके मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल से रिलेटेड कुछ एक बातों को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में भी अपने लोगों के बीच इन्हीं से संबंधित कुछ पॉइंटों के डिस्कशंस हुए थे। आज उन्हीं को फर्दर इंक्रीज करेंगे हम, जिसमें कि खास करके क्यूरी टेम्परेचर के बारे में और उसके अलावा जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और साथ ही साथ हिस्टेरेसिस लूप जो यहाँ देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस बात को अप्लाई किया गया। क्यूरी लॉ जो है सस्पेक्टिबिलिटी के बारे में बताता है कि सस्पेक्टिबिलिटी जो एक्स जैसा, यानी जाई लिखते हैं, जाई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो उसके मटेरियल के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया हो। तो जाई को एक्स जैसा लिखते हैं, जाई एम सफिक्स में लगाते हैं मैग्नेटिज्म का सिंबल ध्यान में रखते हुए। तो जाई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यहाँ पे टी जो है वो केल्विन में रहता है। तो साथ ही साथ ये क्यूरी लॉ जो है जाई एम और टी का रिलेशन बताता है, वो क्यूरी लॉ कहलाता है। और उसी के साथ ही साथ जो है वो क्यूरी टेम्परेचर की बात आ जाती है कि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड, यानी जिससे और आगे अगर हम गए तो वो मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक नेचर की जो है उसको वो रिलीज़ कर देगा, खो देगा, ड्रॉप कर देगा, और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। फेरो वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके आगे जाने पे इस तरीके की सिचुएशन बनती है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। और स्पेशली कैपिटल टी के साथ सफिक्स में सी लगा के लिखते हैं। ये अलग अलग मटेरियल से बनने वाले मैग्नेट के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। सपोज करें कि जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक बनाया गया है वो निकल बेस्ड है, या फिर कोबाल्ट बेस्ड है, या फिर आयरन बेस्ड है, तो उसी हिसाब से इसकी अपनी टीसी की वैल्यू जो होगी क्यूरी टेम्परेचर की, वो अलग अलग होगी। जैसे निकल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 630 केल्विन में होती है। आयरन के लिए इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा है, 1043 केल्विन। और कोबाल्ट के लिए सबसे ज़्यादा है, 1393। इसका सीधा मतलब ये है कि निकल से बने हुए जो मैग्नेट के जो पीस होंगे उनका टेम्परेचर अगर 630 से बियॉन्ड ले जाया जाए, ज़्यादा ले जाया जाए, तो वो फेरोमैग्नेटिक क्वालिटी अपनी ड्रॉप करना शुरू कर देंगे और वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आयरन के लिए 1043 के बियॉन्ड यही बात है, और कोबाल्ट के लिए 1393 केल्विन के आगे फिर यही बात लागू है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद थोड़ी ये बातें आ जाएंगी कि जो मटेरियल है अपने पास, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक है, और डाईमैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या है? दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। और जो डाईमैग्नेटिक होते हैं वो दे आर वीकली रिपेल्ड बाई द मैग्नेटिक फील्ड। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो है जो मैग्नेटिक फील्ड लगाए जाने पे स्ट्रांगली उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हों। पैरा वो है जो बहुत हल्का सा उसकी तरफ में अपना अट्रैक्शन दिखाते हों। और डाईमैग्नेटिक वो हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अपना थोड़ा सा रुख दिखाते हों। तो ये इनकी बेसिकली 3 तरीके की ये कैटेगरी हो गई। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ एक और ख़ास बातों पे जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनको हम डोमेन थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं कि
जो एटम्स हैं वो जब तक कि वो एक सिंपल आयरन का पीस है तब तक वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जैसे जैसे वो मैग्नेटाइज हो जाता है आयरन का पीस या जो भी लिया जाए, तो वैसे वैसे उसमें जो एटम्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से एटमों के कलेक्शन को हम लोग डोमेन कह सकते हैं। एक डोमेन में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनों को एटमों को कंसीडर किया जा सकता है। 10^12 से लेकर 10^18 एटम के आसपास पर यूनिट वॉल्यूम पे कंसीडर किए जा सकते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो डोमेन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक नेचर अपना दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी पैरामैग्नेटिक नेचर उनमें पाया जाता है जिनकी बाहर के ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो रहेंगे जिनका जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो, यानी उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाए। हुंड रूल के मुताबिक देखें तो इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और साथ ही साथ कुछ है कंपैरिजन के पॉइंट्स अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम एक ये कह लें कि द पॉइंट इज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू देम, यानी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक लाइनें जो हैं उससे होके मैक्सिमम पास करेंगी, ये प्रीफर करेंगी उससे पास होने को। और ये बिहेवियर इस बात को इंडिकेट करता है कि जो है ये काफ़ी इनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकते हैं, और इनकी परमेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी जिनकी परमेबिलिटी यानी म्यू की जो वैल्यू बोलते हैं हम लोग, वो जिनकी सबसे ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, कहेंगे कि वो मैग्नेटिक लाइनें उनसे अच्छे से पास करेंगी और अच्छे से मैग्नेटाइज वो हो सकेंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक वाले मटेरियल में कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइनें जो होती हैं, अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें मटेरियल को, तो जो मैग्नेटिक लाइनें होती हैं वो काफ़ी कुछ ऐसी भी हैं जो उससे अंदर होके जा सकती है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो उसके इनसाइड से ना होके आउटसाइड से गुजरने को प्रीफर करती हों। और इनकी जो परमेबिलिटी यानी म्यू की जो वैल्यू होती है वो भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कंपेयर में कम होती है, क्योंकि उनमें ये वैल्यू काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है म्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेयर टू 1, बट इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक म्यू इज़ स्लाइटली ग्रेटर टू 1, यानी 1 से तो बड़ा है लेकिन उसमें 1 के कंपेयर में काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे बात उल्टी पड़ जाएगी। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो होती है यानी परमेबिलिटी जिसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज़ स्लाइटली लेस देन 1, यानी ये 1 से कुछ छोटी होती है, कम रह जाती है। और अगर ठीक इसी तरीके से एक पॉइंट और हम सस्पेक्टिबिलिटी का अगर देखें तो सस्पेक्टिबिलिटी जिसको हम जाइएम से कह रहे हैं, कैपिटल एक्स जैसा होता है ये, और सफिक्स में हम लगा देते हैं जाइएम। इसी को क्यूरी लॉ में हम लोग कहते हैं कि जाइएम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, और ये टेम्परेचर केल्विन में लिया जा रहा होता है। यही क्यूरी लॉ के रूप में जाना जाता है। तो सस्पेक्टिबिलिटी को अगर अलग में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो एम और एच का जो रेशियो होता है उस रेशियो को भी सस्पेक्टिबिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे एम और एच क्या है। एम एक्चुअली कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की गई है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। सपोज कर लें जैसे आयरन के पीस को अगर हमें मैग्नेटिक बनाना है तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए हमने जो फील्ड अप्लाई कर रखी है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है जो हमने अप्लाई कर रखी है उस आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए, उसको कैपिटल एम से बोला जा रहा है। और एच वो वैल्यू है जो उस आयरन के पीस में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, यानी उस मटेरियल में कितना ये इफेक्ट
जो है वो इन्वॉल्व हो गया। आउटपुट हमें कितना मिलने वाला है वो एच के रूप में है, यानी एम अप्लाइड फील्ड है और एच जो है वो आयरन का पीस कितना मैग्नेटाइज हो गया वो इस बात को शो करता है। तो एम और एच का जो रेशियो है वो क्या रहेगा कि जाइम को शो करेगा, और जो है जाइम वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेयर टू वन रहेगा, यानी वन के कंपेयर में काफ़ी बड़ा कहलाएगा। जैसे म्यू की वैल्यू है वैसे जाइम की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी रहेगी, यानी जिसके लिए जाइम काफ़ी बड़ा है वन के कंपेयर में तो कहेंगे कि वो आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है। और सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की देखी जाए तो इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन वन, और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की देखें तो इट इज़ लेस देन वन होती है। और क्यूरी लॉ की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने पे जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ड्रॉप करना जारी कर देते हैं, वो क्यूरी पॉइंट कहलाएगा या क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, और जो है वो पैरामैग्नेटिक में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो भी क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। दे आर बैडली अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर दे लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन इनके ऊपर जो है डायमैग्नेटिक, तो दे डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। नॉर्मली देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो टेम्परेचर के साथ कोई अपना ख़ास बदलाव नहीं दिखाती हैं। जैसे कि बिस्मथ वगैरह, बिस्मथ जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व कह लें उसके बारे में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो एच जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिखाई जा रही है, यानी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फील्ड लगाई जा रही है वो कैपिटल एच से दिखाई जा रही है एक्स एक्सिस पे, और उस सब्सटेंस में जितना मैग्नेटिक नेचर डेवलप होगा उसको वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, बी के रूप में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जीरो से शुरू करेंगे। जो एच की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम जीरो से एक्स तक बढ़ गए, ठीक। जैसे जैसे जीरो से एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वैसे वैसे उसमें कितना मैग्नेटिक क्वालिटी आ गई वो हम वाई एक्सिस के कंपैरिजन में अभी देखेंगे। कुछ एक पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान दे लें यहाँ पे कि एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यानी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फील्ड अप्लाई की गई है वो है, और बी उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें डेवलप हो जाएगी सब्सटेंस में वो है। तो पहले क्या करते हैं कि ओ से ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं। ओ से जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच जो है उसको ओ से जैसे जैसे एफ तक ले आते हैं, यानी इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं ओ से एफ तक, वैसे वैसे उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसमें बी की वैल्यू है, जैसे जैसे मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है वो बी की वैल्यू शो करेगा। ग्राफ का कौन सा हिस्सा, ओ से लेके ए वाला जो बीच से लाइन गई है ओ ए वाली लाइन, जब ओ से एफ तक आते हैं अप्लाइड फील्ड तो ओ से ए तक का हिस्सा जो है वो ये शो करता है कि उस सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम एफ से ओ की तरफ वापस आते हैं, यानी उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करना शुरू कर दें, फॉर दैट वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम एफ टू ओ, यानी फिर से बढ़ी हुई वैल्यू को इनिशियल स्टेज तक लाते हैं, ओ यानी जीरो तक लाते हैं। तो अब क्या है, जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो चुका था वो ए वाले पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, ओ से ए तक पहुंचा हुआ था, अब वो भी डीमैग्नेटाइज होना शुरू होगा जब हम एच की वैल्यू वापस ला रहे हैं ओ तक। एफ से ओ की तरफ जब वापस आ रहे हैं तो ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू होगा। तो ये डीमैग्नेटाइज वाला नेचर जो है वो ए से सी के, ए से जी के अलॉन्ग में दिखाया गया, वाई एक्सिस पे जी का पॉइंट है, ए से जी के अलॉन्ग दिखाया गया। इसका मतलब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच थी उसको वापस ओ पे फिर से वापस कर दिया इनिशियल स्टेट पे, तो भी जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो उस मटेरियल के अंदर था
वो जी पे रह गया, यानी ओ से लेके जी तक देखा जाए ओजी। ओजी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अभी उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक नेचर जो है वो बकाया है, बचा हुआ रह गया। इसी ओजी वाले हिस्से के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंटेंटिविटी की बात करता है या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। यानी ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद भी किसी सब्सटेंस में कुछ ना कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का बरकरार रह जाए, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है, ओ से जी वाले हिस्से से, यानी ओ जी से। आप क्या करते हैं कि अगर ओ जी वाले हिस्से को भी इसमें से हटाना है, यानी कह रहे हैं कि वो फिर से वापस आयरन के पीस में तब्दील हो जाए, यानी इसमें जो बची हुई रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है, रेंटेंटिविटी है, ये चली जाए, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो है फिर से हम एच की वैल्यू को और डिक्रीज करें, निगेटिव नेचर की करें, यानी रिवर्स नेचर की लगाते हैं। यानी सोलोनाइड में करंट इधर में प्लस की जा रही थी, अब उधर में पोलैरिटी चेंज कर दें सेल की, यानी प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस जान लें कि ये सिस्टम चेंज कर दिया गया। यानी एच की वैल्यू जो है अब हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जो है वो ओ से किधर आ रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, यानी ओ सी के अलोंग। जब एच की वैल्यू डिक्रीज करते हुए माइनस में ओ से सी तक ले आते हैं, तो जो ए जी वाला जो ग्राफ दिखाया था वो जी से वापस आते आते सी पे आ जाता है। यानी जब एच की वैल्यू ओ से सी पे आ गई तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जी से ड्रॉप करता करता सी पे आ गया, यानी एक्स एक्सिस पे पूरी तरीके से आ गए। इसका मतलब अब उसमें कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट बकाया नहीं रह गया। तो ओ सी वाला हिस्सा इस बात को दर्शाता है या इस बात को शो करता है कि जो है उसमें बकाया जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको हटाया जा सकता है। तो ये बताएगा कोर्सिविटी को, यानी एच इज इक्वल टू ओ सी। अगर आप यहाँ पे देख लें, ये एच इज इक्वल टू ओ सी, जो कि कोर्सिविटी की तरफ इशारा करता है। ओ सी वाला हिस्सा एच का वो है कि जो निगेटिव नेचर का यानी रिवर्स ऑर्डर का लगाया गया है, और ये किस काम आया, जो बकाया मैग्नेटिक इफेक्ट जो था, जिसको रेंटेंटिविटी हम लोग बोल रहे थे, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे, या फिर रिमिनेंस भी बोल सकते हैं, रेमिनेंस भी बोला जा सकता है। यानी उस चीज़ को हटाने के लिए जो एच की वैल्यू हमने रिवर्स ऑर्डर की लगाई है ओ से सी तक, तो ये वाली एच की वैल्यू जो है वो क्या काम करेगी, कोर्सिविटी का काम करेगी। तो यानी अब ये सी पे आ गया। अब ओ से सी तक हम आ चुके थे, अब वापस फिर इसको एच की वैल्यू को हम इंक्रीज करना चाहें, यानी देन अगेन फ्रॉम सी टू ओ की तरफ जाना चाहें, यानी हम एच की वैल्यू फिर से निगेटिव से न्यूट्रल ओ की तरफ जा रहे हैं, यानी फिर से बढ़ा रहे हैं। जैसे -3 है तो -2 आ रहे हैं, -1 आप पे आ रहे हैं, -1 पे आके फिर 0 पे आ रहे हैं। इसका मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अब ये फिर मैग्नेटाइज होना सब्सटेंस शुरू होगा, बट अब इन द अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे। जैसे शुरुआत हमारी ओ से ए की तरफ हुई थी शुरुआत, वैसे अब क्या होगा, यहाँ पे सी से डी की तरफ ही आएगा। और फिर उस तरीके से जब हम ओ पे आ गए पूरी तरीके से, तो उस दशा में जो है वो डी पे अपनी इफेक्ट को दिखा जाएगा। यानी डी से संबंधित पॉइंट बना हमारे पास वाई एक्सिस पे ई वाला। इसका मतलब एच की वैल्यू तो हमने 0 कर ली ओ पे आके, लेकिन फिर भी अभी मैग्नेटिक फील्ड इसमें बकाया रह गई, जो कि कौन शो करता, ओ ई। तो ओ ई एक बार फिर से रेंटेंटिविटी की बात या रिमिनेंस की बात या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर देगा, ओ ई वाला पोर्शन। अब इसको फिर से अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड एच जो है वो और आगे ले जानी पड़ेगी, यानी ओ से एफ की तरफ। तो ओ से एफ की तरफ जब ले जाएंगे, ओ से एफ की तरफ, तो ये जो ग्राफ है ई से एफ तक आ जाएगा, ई से एफ तक, यानी अब वो जो रिजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड थी वो फिर से इस सब्सटेंस में से गायब हो गई। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि फिर से इनिशियल स्टेज पे वो सब्सटेंस पहुंच गया एफ पे। तो हम एक पूरी साइकिल के दौरान हमने पाया, जब एच की वैल्यू हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दौरान ले गए तो ये ओ से ए तक गया था, कौन, जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो उसमें क्रिएट हुआ। देन अगेन हमने पॉजिटिव एक्स से उसको वापस 0 तक लिया, ओ तक लिया, ओरिजिन तक। तो फिर ये इफेक्ट कुछ ना कुछ बच गया था, जो कि ओ जी से दिखाया गया, जो कि रेजिडुअल मैग्नेटिक नेचर था।
देन अगेन एच को हम रिवर्स डायरेक्शन में ले गए ताकि ये रेजिडुअल हटा सके, यानी ओ से सी तक ले गए तो ये रेजिडुअल हटा। देन अगेन फ्रॉम सी टू ओ फिर हमने इंक्रीज करना शुरू किया, तो अब सब्सटेंस फिर से मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी सी से डी वाले ने ये शो करा। और जब हम ओ पे आ गए हैं, एच की वैल्यू सी से लेके ओ पे वापस आ गए हैं, तो फिर से एक बार को एच की वैल्यू ओरिजिन पे है, तो इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट गायब हो जाना चाहिए था, बट ये गायब नहीं हुआ, बल्कि ये ओई वाले पोर्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करा जा रहा है। इसका मतलब ओई जो है वो फिर से एक रेंटेटिविटी की पोजीशन को दर्शाएगा। ओई जो है वो रेंटेटिविटी की पोजीशन को दर्शाएगा। यहाँ पे अपने पास सेंटेंस है 5 नंबर वाले में, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अगेन रिवर्स्ड टिल द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 0 corresponding to H is equal to 0 the residual magnetism of the material is equals to OE। देख लें जरा, O से E वाला, यही हम आपको समझा रहे थे, OE दर्शाएगा। अब OE वाले हिस्से को भी अगर हटाना है तो हमें कहना पड़ेगा अब H की वैल्यू O से जो है अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएं, यानी O से A की तरफ ले जाएं, तब जाके ये E वाला F पे जाके वो ड्रॉप करेगा। इसका मतलब शुरुआत तो हमने ओ ए के अलोंग करी थी, लेकिन पूरे एक राउंड के बाद में हम ओ से खिसक के एफ पे आ गए हैं। इसका सीधा मतलब हुआ यहाँ पे, अगर पूरे ग्राफ में एनालिसिस देखें, कि जो मैग्नेटाइज करने के लिए जो फील्ड हमने एच लगाई है, और उस फील्ड की वजह से जितना मैग्नेटिक नेचर क्रिएट हुआ है, यानी बी वाला, ये एच और बी का तालमेल साथ साथ वाला नहीं है। जब एच की वैल्यू हम विड्रॉ कर लेते हैं तो बी विड्रॉ नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें बकाया रह जाना, मतलब वो लैगिंग उसमें चला करती है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे साइकिल के दौरान, यानी जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, उस दौरान में एच के साथ साथ बी की वैल्यू सेम फेज में नहीं चल पाती है, बल्कि ये कुछ उसमें लैगिंग दिखाती है। यानी बी की वैल्यू का एच की वैल्यू के साथ साथ कोऑपरेट ना कर पाना, बल्कि इसमें कुछ पिछड़ जाना पूरे एक साइकिल के दौरान में, जो कि प्रोसेस है मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजेशन की। इस पूरी प्रोसेस के दौरान में एच से कुछ ना कुछ बी की वैल्यू लैगिंग अपनी दिखाती है, इट लैग्स बिहाइंड, यानी पीछे रह जाती है। तो यही जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है, इसी को हिस्टेरेसिस के रूप में पहचाना जाता है मैग्नेटिज्म में, और इसी को हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस ग्राफ का नाम दिया जा सकता है। तो इसको आपने देखा, सुना और समझा, और इसको आप एक बार को अपने हिसाब से ज़रूर पढ़ें और एनालाइज करें। तो द कर्व ए जी सी डी ई एफ ए, ये देखें, ए जी सी डी ई एफ ए, ऐसा इस तरीके का जो कर्व है, इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप, which is the result of a cycle of magnetization and demagnetization of the magnetic material। ठीक है, यानी किसी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने के दौरान जो है हम ये प्रक्रिया ये पाते हैं। यानी सीधा सा वहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जैसा कि यहाँ पॉइंट 1 में बताया गया है कि एज द कर्व ओ ए डज नॉट रिट्रेस when magnetizing field is reduced to 0, the lack of retraceability or lagging of magnetic field B with respect to the magnetizing field H is called hysteresis। जैसा कि अभी हम आपको समझा चुके हैं, आप उसी बात पे ध्यान दे लें कि H की वैल्यू के साथ साथ B की वैल्यू का सीधा तालमेल नहीं बैठ पाता है, जबकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान होना ये था कि जब एच की वैल्यू विड्रॉ कर रहे हैं तो बी भी विड्रॉ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बी जो है एच के साथ साथ ना चल के एच से थोड़ा लैग बिहाइंड हो रहा है, बैक चल रहा है। तो यही जो फिनोमिना है, यही जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसी को हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व के रूप में पहचाना जाता है मैग्नेटिज्म में। तो ओके, इस वीडियो क्लिप को आप देखें और एक बार को इसको फिर से एनालाइज करने की कोशिश करें। आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप टाइम टू टाइम हमारे द्वारा और जो भी टॉपिक्स आपसे शेयर किए जाएंगे उसके बारे में आप अपडेटेड होते रहें।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।